मगर साहब कुछ सवाल पहले मेरा आपको ट्रेड डील को लेकर ही है। सबसे पहले तो बताएं कि भारत के लिए ट्रेड डील किस तरह से फ़ायदेमंद है, उसके बाद मैं अमेरिका के बारे में भी पूछूंगा और कुछ सेक्टर्स पर किस तरह का असर पड़ता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले समझाएं ओवरऑल भारत के लिए क्या ये ट्रेड डील अच्छी मानी जाए, यदि हाँ तो क्यों? जी अनिल जी, अच्छी मानी जाएगी। देखिए, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू आर नॉट एट द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। तो अगर आप खेल ही नहीं रहे हैं, खेल में नहीं हैं आप, और अगर आप बड़े लोगों के साथ बैठे नहीं हुए हैं, मेजबान नहीं है, तो आपको खाया जा रहा है। तो ये बहुत अहम था कि एटलीस्ट एंगेजमेंट हो। पीछे से जो चल रहा था उसका अभी ये निकल के आया निष्कर्ष। ये जरूर है कि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, इसमें झटके आते रहेंगे। कभी उनका मूड खराब हुआ तो 15 दिन, 45 दिन के अवधि में बोलेंगे मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, बट ओवरऑल देखें क्या क्या पॉजिटिव भारत के लिए आए कि सबसे बड़े मार्केट और सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर के साथ आपने एंगेजमेंट किया। दूसरा, जो आप 50% केवल आपके ऊपर लग रहा था, जो 25% रशियन प्यूनिटिव टैरिफ था, अब देखिए तो भारत और रशिया का ट्रेड कितना है? 63 बिलियन डॉलर्स। चाइना और रशिया का ट्रेड कितना है? 245 बिलियन डॉलर, 4 गुना लगभग हमारे। बट चाइना के ऊपर कोई प्यूनिटिव टैरिफ नहीं लगाए उन्होंने, चाइना से डरते हैं। और भारत के ऊपर, भारत को आइसोलेट करके ये लगाए जा रहे थे, वहां से हम निकले हैं। तीसरा है कि बहुत सारे जो हमारे उत्पादन है जिनका हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका में, वो अब 25 से 18 हो गए, और हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं एक्सपोर्टर्स उनसे कम है। चीन जो 34 पे है, ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया 20 पे है, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ये सब 19 के करीब है। तो वहां पे एटलीस्ट एक लेवल प्लेइंग फील्ड और हल्का सा एक्स्ट्रा मार्जिन हमारे एक्सपोर्टर्स को आता है। चौथा जो बहुत बड़ी एक हम कह सकते हैं कि रिलीफ है कि ओवरऑल जो ओवरहैंग आ गया था भारतीय और अमेरिका के स्ट्रैटेजिक रिलेशंस में, वो हट जाता है। यहाँ पे अब कीमत क्या हमें चुकानी पड़ रही है? 100 बिलियन डॉलर का सामान खरीदना है अमेरिका से हर साल। 45 बिलियन तो हम खरीद ही रहे थे, और हम बाकी दुनिया से लगभग 700 बिलियन और खरीदते हैं। तो यही हमने देखना है कि क्या तेल खरीद सकते हैं, क्या नेचुरल गैस खरीद सकते हैं, जितने सेमीकंडक्टर हैं, जितने एरोप्लेन्स हैं, जो डिफेंस का साजो सामान है, और फिर आगे से न्यूक्लियर रिएक्टर जो अभी सरकार ने पारित किए हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पे और अट्रैक्टिव रेगुलेशंस पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को पारित किया गया है। तो वहां से न्यूक्लियर रिएक्टर्स का भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं अमेरिका से। तो 100 बिलियन करना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना लग रहा था जब ट्रंप का ट्वीट आया कि 500 बिलियन भारत मान गया। समझ नहीं आ रहा था 500 बिलियन किस अवधि के लिए है। तो ये 100 बिलियन है प्रति वर्ष, जिसमें ये सब चीजें हैं। गाड़ियों पे भी कम होगा टैरिफ। हार्ली डेविडसन, आज आप सवेरे भी बात कर रहे थे एडिटर्स टेक में, उस पे 0% आ गया। तो ये अच्छी बात है। ओवरऑल एंगेजमेंट जरूर है। और ये हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने ये बहुत क्लियर किया है कि किसानों को और डेयरी प्रोडक्ट्स को और मछुआरों को, इन सबको प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो अब ये देखना है। कुछ तो उत्पादन हम लेते ही थे, जैसे कैलिफोर्निया ऑलमंड आते हैं, पिस्ताशियो पिस्ते आते हैं, बादाम आते हैं, सेब आते हैं, संतरे आते हैं ऑलरेडी, वो तो आ ही रहे थे। और कुछ और बातें चल रही हैं कि सोयाबीन ऑयल, जो हम लगभग 20 बिलियन डॉलर का हम एडिबल ऑयल सारे विश्व भर से लाते हैं हर साल, उसमें से कुछ हिस्सा हम अमेरिका से भी उठा सकते हैं। अमेरिका को इस डील से क्या फ़ायदा होगा और इसके चलते क्या कहीं भारत में किन्हीं कंपनियों पर, सेक्टर्स पर नुकसान भी होने वाला है? बगैर साहब समझाएं सर। जी, अनिल जी, देखें तो अमेरिका को क्या फायदा है कि एक तो उसका जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भारत के साथ काफी बैक ट्रैक हो गया था, वो वापस आता है। दूसरा, अमेरिकन कंपनीज के लिए भारतीय बाजार खुलता है, और भारत में निवेश करके साजो सामान बनाना, तो सप्लाई चेन्स को डीरिस्क करना, चाइना प्लस वन का एजेंडा फिर से सरगर्मी पकड़ता है। तो ये बेनिफिट है अमेरिका को।
ओवरऑल भारत जैसी डेमोक्रेसी के साथ एंगेजमेंट करना। दूसरा, भारत एक बहुत बड़ा उभरता इकोनॉमी है, बहुत बड़ा मार्केट है, वहां पे आपका निवेश आ सकता है, आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और सप्लाई चेन को डीरिस्क कर सकते हैं चीन से। ये सबसे अहम अ, अमेरिका के लिए फायदे हैं, अनिल जी। बगा साहब, ट्रेड डील के ऐलान के बाद क्या अब उम्मीद रखी जाए कि एफआईज लौटेंगे, या अभी भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब चीजों से? नहीं नहीं, बहुत बड़ा फर्क है अनिल जी। बहुत सेंटिमेंटली बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि पहले वो मदर ऑफ ऑल डील्स ईयू के साथ हुआ, और फिर अब ये फादर ऑफ ऑल डील्स अमेरिका के साथ हुआ। बाकी और एफटीए आ रहे हैं, तो सेंटिमेंटली बहुत पॉजिटिव है। अब एफआईज कब लौटेंगे, जैसे हमने कहा था, तीन महत्वपूर्ण कैटलिस्ट थे। अर्निंग्स का जो डाउनग्रेड्स हैं वो रुकना और अपग्रेड ज्यादा आना, वो इस क्वार्टर से थोड़ा शुरुआत हो चुकी है। तो अगले 2 क्वार्टर में उम्मीद है कि अर्निंग्स रिकवरी आएगी। मार्केट उससे 3 महीने पहले ही मूव करना शुरू कर देगा। दूसरी थी यूनियन बजट में ठीक ठाक आए, और स्टिमुलस की उम्मीद थी, और वो नहीं आया। जरूर कंज्यूमर की तरफ मेरी उम्मीद थी कि 1-2 लाख करोड़ डाले जाएं कंज्यूमर इकोनॉमी में, वो नहीं आया। वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, बट बाकी काफी उम्दा बजट था। और तीसरा था, अगर अमेरिकन ट्रेड डील हो जाती है, ये जो निकल के आया है फ्रेमवर्क, ये पॉजिटिव है अनिल जी। तो टेलविंड्स अब ज्यादा बढ़ रहे हैं मार्केट्स के लिए बनिस्पत हेडविंड्स के। तो यहाँ से मार्केट और बढ़ने चाहिए हमारे। और एफपीआईज कब लौटते हैं, उसमें 2-3 चीजें हैं। एक, अमेरिकन डॉलर हमें वीक होते दिखता है, बट वो जो है वो जून में शुरुआत होगी, जब फेड रेट कट करने की मौका मिलेगा नए गवर्नर को, नए चेयरमैन को। तो जून में आप उम्मीद कर सकते हैं कि रेट कट आए, उसके चलते डॉलर वीक हो सकता है। तो इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ रुख अपनाएंगे एफपीआईज। और दूसरा अहम बात रहेगा भारत का अपना अर्निंग्स ग्रोथ। तो वो 1 तिमाही और रुकते हैं। 1 तिमाही में अगर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आते दिखेगा, तो वो उसके आगे पूरे इम्प्रूवमेंट से पहले आप देखेंगे एफपीआईज टर्न मान लेंगे। तो हो सकता है, मुझे लग रहा है अप्रैल मई तक हमें ये आता दिख जाए।